गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज आइए हम लोग क्षितिज के अंतर्गत सांवले सपनों की याद पढ़ें। ठीक है, जिसके लेखक जो है जावेद हुसैन है। ठीक है, तो जावेद हुसैन ने जो अपनी कृति लिखी है वह सांवले सपनों की याद, यानी किसके बारे में लिखा है? सालिम अली के बारे में लिखा है। ठीक है ना, सालिम अली क्या था? पक्षी प्रेमी थे। ठीक है ना, पक्षियों से उनको विशेष लगाव था और उन्हीं की याद में समझ में एक डायरी के रूप में इन्होंने, यह जो एक कथा जो डायरी है उसके रूप में जो है इन्होंने इस पूरी कहानी को लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखक की जीवन। ठीक है ना, जावेद हुसैन जन्म सन 1945 ईस्वी में गांव नौनिहर राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। ठीक है ना, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1945 में गांव नौनिहर राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। चूँकि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रधान अध्यापक भी रहे और ये अंग्रेजी भाषा के और साहित्य के प्रधान अध्यापक रहे और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए, और इनको सिर्फ साहित्य से नहीं बल्कि राजनीति से भी लगाव था और ये सक्रिय राजनीति में भी अहम भूमिका इन्होंने दिया है। और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 का जो मुंगेर से विधानसभा का चुनाव हुआ था उससे यह जो है सदस्य के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित भी हुए थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्हें अंग्रेजी और उर्दू और हिंदी पर समान अधिकार थे। इन तीनों भाषाओं पर उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। और इनकी जो रचनाएं हैं अगर हम देखें तो जो है ये है कि जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, ये सारी क्या है? इनकी रचनाएं हैं। और डायरी विधा का इन्होंने क्या किया है? अपना प्रयोग किया है। रचनाओं में शिल्प और शैली दोनों का ही इनके हमको प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, आइए सांवले सपनों के बारे में थोड़ा सा जाने कि इनका क्या विचार है। तो प्रस्तुत पाठ में बेटा जो है क्या है कि सन 1987 के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक 1987 में, ठीक है ना, कौन था? सालिम अली थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पक्षी प्रेमी थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। ठीक है ना, और उन जो है 1987 में उनके मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? सालिम अली के मृत्यु के बाद जो है एक संस्मरण के रूप में लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु के उपरांत दुख और अवसाद को लेखक ने क्या देखा? सालिम अली की मृत्यु के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें पक्षी से कितना प्रेम था और इसीलिए उन्होंने अपने लेखक जो रचना लिखी उसको किस रूप में डाला? नाम सांवले सपनों की याद। एक मतलब कष्टदायी, एक जो है तकलीफ, दुख भरी जो है याद के रूप में इसको उन्होंने देखा है, व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। और सालिम अली का क्या किया है? स्मरण करते हुए उन्होंने उनके व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किया, उनके पूरे व्यक्तित्व को ही यहाँ पे प्रस्तुत किया कि वो क्या सोचते हैं, कैसे वो जीवन जीते हैं, पक्षियों से किस प्रकार का लगाव, पक्षियों को वो किस तरह से देखते हैं, उनसे कितना भावनात्मक, कितना मतलब अंतरंग रूप से वो जुड़े हैं, इसी का हम लोग देखेंगे, वर्णन पढ़ेंगे आगे चल के। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है और इसको पढ़ने पे हमारे कहीं ना कहीं अंदर से पक्षी प्रेमी हमें भी बनाने का पूरा प्रयास करता है कि हम भी पक्षियों से प्रेम करें, स्नेह करें। कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ठीक है ना, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, ठीक है ना, सुनहरा गोल्डन, ठीक है ना, उस पर पंखों पे सवार सांवले सपनों का, सांवला सपना यानी जो सपना उनका पूरा नहीं हो सका, अधूरा रह गया, उसकी मौत की खामोशवादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव, अब उसे कोई रोक लगे, कोई टोक दे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, और इस हुजूम में कौन जा रहा है? आगे आगे सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। ठीक है ना, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। इतनी भीड़ भाड़ और लंबी या मतलब बहुत लंबा जीवन जीने के बाद जो है उनको इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी यानी अंतिम पल था। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे और वह अब तो क्या है, जिस तरह से वन में पक्षी
विलीन हो जाते हैं, अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक वैसा ही सालिम अली के साथ भी हो रहा था और वह भी प्रकृति में विलीन हो रहे थे। जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है। अगर अपनी जिस्म की हरारत और दिल, हरारत यानी गर्मी, ठीक है ना, और दिल की धड़कन अगर हम किसी को लौटाना भी चाहें तो उसे पक्षी अपने सपनों का गीत कैसे गा सकता है। यानी जो आखिरी पल में है अगर चाहें हम उसे वापस लाना तो यह संभव नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। और किसको पक्षी बता रहे हैं? सालिम अली को बता रहा है। कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है कि यह भी जो पक्षी है उसे कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। बहुत पहले जब वो खुद थे तो उन्होंने खुद कहा था कि पक्षियों को किस रूप में देखना चाहते हैं? आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी क्या है? बहुत बड़ी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आवासों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखते हैं। प्रकृति और आदमी दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। प्रकृति क्या है? बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ें हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हैं। जो चीज़ें हैं वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है। पर मनुष्य में हेर फेर है, मनुष्य अपने में बदलाव करता है, मनुष्य अपने में परिवर्तन करता है। लेकिन मनुष्य भी उसको ऐसे ही चाहता है देखना है या उसी तरह नजरिए से रखता है। वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को रहता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता और फूटता महसूस कर सकता है? और कभी क्या कोई आदमी ऐसा जो पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने अंदर भी जो है रोमांच का जो है सोता हुआ फूटता महसूस कर सकते? सोता जो फूट रहा है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है साल। और एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ एहसास, ऐसा फील करना, ऐसा महसूस करना, ऐसे ज़मीन पे मिथक के रूप में, ठीक है ना, एक कल्पना के रूप में किसका नाम आता है? सालिम अली का। कि लोग जो है पशु पक्षियों की आवाज़ को भी समझ सकें। यह किसके अंदर किस में समाहित था? यह सालिम अली के व्यक्तित्व में समाहित था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों ने अपनी शरारतों का निशाना बनाया। आपने तो देखा नहीं कि वृंदावन के में जो है कृष्ण ने रासलीला रची थी या गोपियों के साथ अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े गए थे, ठीक है, और दूध छाछी जो है छाली से अपने मुंह भरे हुए थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाती। यह सब घटनाएं जो बताया, जब लेखक बता रहा है, ये पता नहीं है हमें कि एग्जैक्ट कब हुई, कब पूरी तरह से हम लोग एकदम मान लें कि ये चीज़ें घटित हुई। लेकिन आज भी हम जाते हैं वृंदावन या उस जगह के पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है यह घटना वास्तव में घटी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मेरे मन में वो भावना आती है, मेरे मन में ऐसा विचार आता है, ठीक है। उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी का आवाज़ पर जो है जब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है। ऐसा लेखक सोच रहा है कि कोई चीज़ है नहीं लेकिन क्या है, हम उसे महसूस करते हैं। उसी तरह पक्षियों की आवाज़ों को भी हम लोग महसूस करते हैं। किसी ने नहीं सुना उनकी आवाज़ ऐसी है या किस तरह से है, लेकिन जो आवाज़ आ रही है उसे महसूस, उसे अपने अंतरंग में समाहित करना, ठीक है। जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका में भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं रहा। और ऐसा लगता है कि वृंदावन जो है श्री कृष्ण की जो बंसी है, जो बांसुरी बजाते हैं, उससे वह कभी खाली नहीं है, वो हमेशा भरा हुआ है। यानी हमेशा वहाँ पे एक ऐसा महसूस होता है कि आवाज़ें गूंज रही हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र
कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जानी। मिथक यानी जो है हम एक, मेरा ऐसा सोच होता, कल्पना होती है, इसी तलाश क्रम में जो है ये एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम लोग सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बाद थे, यानी लंबी उम्र जिया उन्होंने, ठीक है, और थोड़ा ही समय अब रह गया था। संभव है लंबी यात्राओं का थकान से उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया, और लंबी यात्रा यानी लंबा उन्होंने ज़िंदगी जिया, और वह लंबा ज़िंदगी जीने से अब क्या लग रहा था, उनमें थकान थी, उनमें कमज़ोरी थी, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गया। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में नहीं सफल हो पाई। लेकिन कमज़ोर हो गए, वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो थक गया उनका शरीर, लेकिन जो उनकी आंखों की चमक थी और जो उनकी आंखें जो थी, जो पक्षियों के लिए हमेशा देखती रहती थी, वह चीज़ आज भी उतनी ही जीवंत थी, उतनी ही चंचल थी। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति आज भी उतनी ही समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, और सालिम अली की आंखों पे हमेशा क्या था, दूरबीन लगा हुआ रहता था, और मौत के बाद ही वह जो है दूरबीन उतरा, यानी दूर तक उन पक्षियों का वो एक एक क्रियाकलाप को जो है बड़े आराम से, बहुत आनंद से वो देखा करते थे, उसे महसूस भी करते थे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई, और उनके जैसा बर्ड वाचर यानी सबको देखना और उसमें पूरी तरह से गहनता से उनकी हर एक एक्टिविटी, एक हरकतों को देखना, यह जो है उनके जैसा दूसरा कोई करने वाला नहीं था। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए, कभी कभी एकांत क्षणों में उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी जो नजरें थी, कुछ कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था, और कभी कभी वो प्रकृति की उस जो अति सौंदर्य दृश्य था उसको भी वो बिना दूरबीन के महसूस करते थे, देखते थे। ठीक है, सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का पूरा कायल हो थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी रहती थी उनके जीवन में। यह दुनिया उन्हें बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी, गढ़ी थी, यानी इसी में अपने आप को पूरी तरह से लगा देना, समर्पित कर देना, यह उनकी खास विशेषता थी। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद भी पहुंचाई, और उनकी जो जीवन संगनी थी वह तहमीना थी, जो उनकी काफ़ी इसमें मदद करती थी, सहयोग करती थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही, यानी उनकी जो पत्नी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने भी गए थे। और उस समय चौधरी चरण सिंह जो है वहाँ के वो थे नेता, और उन्हीं से जो है मिलने वो चले गए थे। क्यों मिलने चले गए थे? जो कि रेगिस्तान से हवाओं के झोंकों से बचाने का, जो रेगिस्तान से गरम गरम हवाएं आ रही थी, वह केरल के लिए घातक था। यानी घातक इसलिए था, उन पशु पक्षियों के लिए जो है अच्छा नहीं था, इसलिए वह इसके संदर्भ में चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता भी, और चूंकि चौधरी चरण सिंह भी जो है जमीनी आदमी थे, गाँव से उठे हुए नेता थे, इसलिए उन्होंने जो है सालिम अली की बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया, महसूस किया, और पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखें उससे नम भी हो गई। और पर्यावरण इस रेगिस्तान की वजह से, इस गर्म हवाओं की वजह से जो थी वह उससे खराब हो रही थी, इससे जो है सालिम जो है ये चौधरी चरण सिंह जो है उनकी आंखें सुनकर नम हो गई। आज सालिम अली नहीं रहे, चौधरी साहब भी नहीं रहे, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव खींच सकता है, उसकी संकल्प को कर सकता है? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब और जो लद्दाख में है, जो हिमालय पे जो थोड़े बहुत पशु पक्षी बचे, पक्षी बचे हैं, उनकी वकालत कौन करेगा? उनकी सुनवाई कौन करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में बता सकती थी, लिख सकती थी,
लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। यानी अपने पति के बारे में लॉरेंस बोल रही थी कि मुझे लिखना मुश्किल था, लेकिन मुझे यह महसूस होता था कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जो है लॉरेंस के बारे में अधिक जानती थी, क्योंकि लॉरेंस भी हमेशा पक्षियों से प्रेम करते थे और छत पे जो उनकी गौरैया पक्षी बैठी रहती थी वह शायद लॉरेंस के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हो, हमसे ज़्यादा महसूस उनको किया हो। वो सचमुच इतना खुला खुला और सदा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकर। छत पर बैठी गौरैया लॉरेंस के बारे में और मेरे बारे में भी हम लोगों से भी ज़्यादा वो हमारे बारे में जानती हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनके एयरगन से घायल होकर गिरने, बचपन में क्या हुआ था, इनके एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग और सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू, खाली एक जाके कहीं ऊंचाई पे शांत बैठने वाले नहीं, बल्कि अथाह सागर जो हमेशा बहने वाला, जो हमेशा चलने वाला, चलने की तरफ जो है बढ़े आगे की ओर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी में परिचित थे, उन्हें महसूस होता था कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट भी आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली तुम कब लौटोगे? यानी लेखक कह रहा है कि सालिम अली तुम कब लौटोगे, यानी उनको उनके जाने का मतलब कि पक्षियों से जो है बिल्कुल अलग हो जाना, उसके बारे में बिल्कुल खोज नहीं करना। लेकिन ऐसा महसूस होता कि आज भी सालिम अली हैं और वह पक्षियों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसा लोगों को महसूस होता है। और शायद इसीलिए नम आँखों से ये लोग बोलते हैं कि शायद सालिम अली तुम लौट आओगे। ठीक है, तो हमारा यहीं पे आज पाठ खत्म हो रहा है। थैंक यू।